हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू माय एजुकेशन चैनल प्रभावी एजुकेशन। आप सबका स्वागत है एंड दिस इज चैप्टर 7.12 आई एम गोइंग टू कवर। दिस इज फंडामेंटल राइट चैप्टर ऑफ इंडियन पॉलिटी। इसका 12वां पार्ट है एंड इसको मैंने छोटे छोटे पार्ट में इसलिए बनाया बिकॉज फंडामेंटल राइट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इंडियन पॉलिटी। हालांकि बाकी चैप्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है बट ये थोड़ा ज़्यादा है एंड इसलिए इसको थोड़ा पार्ट वाइज पढ़ना ज़रूरी था। एंड इसमें पॉइंट्स मैंने कुछ भी छोड़े नहीं है, तो प्रीवियस वीडियोस आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। जाइए, प्लेलिस्ट है पूरी, देखिए। एंड चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। तो अब पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल राइट इसका टॉपिक है, क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हालांकि फंडामेंटल राइट्स बहुत अच्छे हैं हमारी कंट्री में, बहुत सारी फंडामेंटल राइट्स मिलती हैं, इंस्पिरेशन भी काफ़ी अच्छा है। बहुत ही लिबरल फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसके क्रिटिसिज्म भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे ग्राउंड पे क्रिटिसिज्म है। ठीक है, उन क्रिटिसिज्म को देखना, उनको समझना बहुत ही ज़रूरी है कि किन कारणों से फंडामेंटल राइट्स को क्रिटिसाइज़ किया जाता है। एक्चुअली कंपेयर करें बाकी कंट्रीज सच एज यूएसए से, तो यूएसए में जो इन्जॉय करते हैं लोग वहाँ के फंडामेंटल राइट्स वो हमसे ज़्यादा करते हैं। उन पे रेस्ट्रिक्शंस बिल्कुल कम है एंड उनके फंडामेंटल राइट्स हमसे बेटर हैं। ये तो बात है, ये 100% सही है। तो क्रिटिसिज्म को जानना ज़रूरी है। पहली जो क्रिटिसिज्म आती है किस बात पे आती है, तो वो है एक्सेसिव लिमिटेशन। ऐसा कहा जाता है कि जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे, उन पे लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा हैं। सच एज लिमिटेशंस किस तरीके की, तो एक्सेप्शंस है बहुत ज़्यादा। एक एक्सेप्शन है बहुत ज़्यादा, जैसे कि पिछले वीडियो में एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ा था हमने, आर्टिकल 31A, 31B, 31C के बारे में पढ़ा था। ये सब एक्सेप्शंस ही हैं। तो एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा है, रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत ज़्यादा है। आपके फंडामेंटल राइट्स को कभी भी सरकार चाहे तो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। क्वालिफ़िकेशन इसके भी बहुत ही क्रूशियल फैक्टर्स हैं। लिमिटेशन लगाया जाता है क्वालिफ़िकेशन के नाम पे एंड एक्सप्लेनेशन भी इसका कहीं ना कहीं लिमिटेशन लगाने के काम आता है। इसको एक्सप्लेन जिस हिसाब से किया गया है उस हिसाब से लिमिटेशन आपके फंडामेंटल राइट्स पे लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर ग्रांट्स विथ वन हैंड। सरकार इसको एक हाथ से देती है, कॉन्स्टिट्यूशन एक हाथ से देती है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें ग्रांट करती है ना फंडामेंटल राइट्स, तो कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स विथ वन हैंड द फंडामेंटल राइट्स एंड टेक्स देम अवे विद द अदर हैंड। तो मतलब एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से ले लो टाइप का हिसाब किताब है। नाम के फंडामेंटल राइट्स नज़र आती हैं इस हिसाब से, तो अगर कभी भी ले लिया जाए तो। एक उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में ये बेसिकली पॉलिटिशियन थे उत्तर प्रदेश के, जसवंत रॉय कपूर, राज्यसभा के भी मेंबर रहे। हालांकि ही वॉज डाइड इन 1980s। इन्होंने बेसिकली इस मुद्दे पे फंडामेंटल राइट्स को कहा कि इसको फंडामेंटल राइट्स नहीं, इसको रीनेम कर देना चाहिए, लिमिटेशंस ऑन फंडामेंटल राइट्स, या फिर फंडामेंटल राइट्स एंड देयर लिमिटेशंस ऐसे कर देना चाहिए, ऐसे रीनेम कर देना चाहिए। इतना मतलब इनके डीप इन्होंने बात बोली। इस बात को समझो, क्योंकि लिमिटेशंस इतने ज़्यादा हैं कि जसवंत रॉय कपूर एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, इन्होंने ये बात कही थी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो क्रिटिसिज्म आता है फंडामेंटल राइट्स से लेकर, वो कहा जाता है कि नो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। तो हमारे यहाँ देखिए, जो बात कही जाती है प्रियम्बल में भी कि जस्टिस किस हिसाब से मिलनी चाहिए, इक्वालिटी कहाँ मिलनी चाहिए, तो इक्वालिटी एंड जस्टिस तीन तरीके से मिलने चाहिए। एक तो सोशल जस्टिस या इक्वालिटी, दूसरी इकोनॉमिक जस्टिस या इक्वालिटी, तीसरी जो मिलनी चाहिए पॉलिटिकल जस्टिस या फिर इक्वालिटी। तो ये तीन फैक्ट्स पे, तीन एस्पेक्ट्स में मिलना चाहिए, इक्वालिटी एंड एज वेल एज जस्टिस। इन तीनों एस्पेक्ट के पे मिलना चाहिए। लेकिन जो हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविज़न है, जो फंडामेंटल राइट्स में हमें मिला है, वो कहीं ना कहीं हमारा जो राइट है वो पॉलिटिकल ज़्यादा है। इट कंसिस्ट मेनली पॉलिटिकल राइट्स। हमारे यहाँ सोशल सिक्योरिटी की कोई राइट नहीं है,
जो कि एक सोशल राइट है हमारे लिए, सोशल एस्पेक्ट को कवर करना चाहिए। तो सोशल सिक्योरिटी की कोई राइट नहीं है हमारे पास। राइट टू वर्क हमारा कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू एम्प्लॉयमेंट हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू रेस्ट एंड लीजर ये भी हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। एंड कुछ ऐसे और भी राइट्स हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं हैं। तो यहाँ पे बेसिक मुद्दा ये है कि जो हमारे राइट्स हैं वो मेनली पॉलिटिकल राइट्स हैं, और ये जो दो राइट्स हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, ये हमें बहुत ही फंडामेंटल राइट्स हमारे नहीं, हमारे फंडामेंटल राइट्स में इनको मेंशन नहीं किया गया है। इनको हम कहीं भी किसी भी प्रोविज़न में से ले नहीं सकते हैं। फंडामेंटल राइट में इनका एक्सक्लूसिव कोई प्रोविज़न नहीं है। जबकि अगर बात करें, कंपेयर करें इंडिया की कुछ अदर कंट्रीज़ से, एडवांस डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ से, तो वहाँ पे उनको ये सारी राइट्स मिली हुई हैं। एंड इनफैक्ट चाइना, जो कि एक सोशलिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन टाइप है, एंड जब यूएसएसआर था, यूनाइटेड, जब सोवियत जो रसिया था, वो यूएसएसआर जो था वो भी, उसको भी ये सारे राइट्स थे। तो कहीं ना कहीं यूएसएसआर को और चाइना को ये सारे राइट्स हैं, लेकिन हमारी कंट्री को ये सारे राइट्स नहीं हैं। तो इस वजह से भी क्रिटिसिज्म होता है। आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें क्लैरिटी की, तो क्लैरिटी भी नहीं है, हमारे फंडामेंटल राइट्स में। क्यों नहीं है? क्योंकि जो डिफिनीशन है कई सारी चीज़ों का, तो डिफिनीशन बहुत ही वेग है, इंडेफिनिट है एंड एम्बिगियस है। जैसे कि पब्लिक ऑर्डर अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया है। जो भी मतलब एक्सप्लेनेशन है वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये सब वेगनेस है इन सब चीज़ों में। जैसे माइनॉरिटीज़ भी बहुत ही वेग फुली डिफाइन है, डिफाइन तो है ही नहीं। कुछ प्रोविजंस हैं जिसमें माइनॉरिटी शब्द आता है, तो वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी काफ़ी वेग है, इंडेफिनिट है, एम्बिगस है। पब्लिक इंटरेस्ट अगेन सेम चीज़ इसके साथ भी है, कुछ और भी टर्म्स हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ये इट वाज मेड बाय लॉयर्स फॉर द लॉयर्स, इट वाज मेड बाय लॉयर्स फॉर द लॉयर्स, ऐसा मानना है एक्सपर्ट्स का। एंड सर आइवर जेनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, थे इनफैक्ट, अब तो नहीं रहे, उनकी 60s में ही मौत हो गई थी। ये बेसिकली ब्रिटेन के थे, एंड ब्रिटेन में ये एक लॉयर थे, एक एकेडमिक थे ब्रिटेन में। इन्होंने बेसिकली कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में अपनी एजुकेटर भी थे, एजुकेट भी किया था लोगों को, बच्चों को। तो सर ईवर जेनिंग का ऐसा मानना था इनफैक्ट कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बना है, ये कहीं ना कहीं पैराडाइज फॉर लॉयर्स है। ये खुद भी लॉयर थे और इन्होंने बोला कि लॉयर्स ने ही बनाया, तो इट इज़ लॉयर्स पैराडाइज ओनली, पैराडाइज फॉर लॉयर्स ओनली। आगे बढ़ते, जो नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है वो होता है परमानेंसी के नाम पे। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज़ नो परमानेंसी। तो हमारे जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, वो परमानेंट नहीं है, मतलब कभी भी सैक्रोसेंट नहीं है, इम्यूटेबल नहीं है, ठीक है। इनको कभी भी वापस इनको एब्रिज किया जा सकता है, इन पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं, इनको छीन लिया जाता है सर्टेन कंडीशन में, स्पेशली जब पार्लियामेंट चाहे। और इस वजह से कहीं ना कहीं माना जाता है कि दीज आर द प्ले टूल्स इन द हैंड ऑफ पॉलिटिशियंस हैविंग मेजोरिटी सपोर्ट, जो सरकार में उस समय होते हैं। एंड ओनली एक लिमिटेशन है जो कि जुडिशरी इन्वेंशन है, जुडिशरी ने इसको खोज की है इसकी, ये है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। इसके नाम पे जुडिशरी लिमिटेशन लगाती है, वरना सरकार चाहे तो सारे फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर दे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाके। बट ये एक बेसिक स्ट्रक्चर वाला जो डॉक्ट्रिन है, ये जुडिशरी का इन्वेंशन है, इसके वजह से कुछ लिमिटेशन लगाया जाता है। नेक्स्ट जो क्रिटिसिज्म है उसका ग्राउंड है सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी। मतलब ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, इनको सस्पेंड कर दिया जाता है जब तक इमरजेंसी चलती है, तब तक ये सस्पेंड हो जाते हैं, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, जो कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है, एंड आर्टिकल 20 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट राइट। तो ये बेसिकली जो दो राइट है, इसके अलावा बाकी सब सस्पेंड हो जाते हैं। और क्रिटिक्स का ये मानना है कि कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, उनको कभी भी सस्पेंशन नहीं करना चाहिए, उसको कभी भी सस्पेंड नहीं करना चाहिए।
एंड दे मस्ट बी इंजॉयबल इन ऑल सिचुएशन, लेट इट बी इमरजेंसी और नॉन इमरजेंसी। लेकिन हमारे कंट्री में ऐसा नहीं है, इमरजेंसी लगा के इनको एब्रिज किया जा सकता है, इनको सस्पेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट जो क्रिटिसिज्म है वो होता है ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सपेंसिव रेमेडी। अब देखिए, जब भी फंडामेंटल राइट्स किसी के वॉयलेट होते हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जब भी किसी के वॉयलेट होते हैं तो किसके पास जाता है वो बंदा जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास फॉर द रीस्टोरेशन ऑफ हिज फंडामेंटल राइट्स। लेकिन ये प्रोसेस इट्सेल्फ बहुत एक्सपेंसिव है। मतलब जुडिशरी जाना कॉमन मैन के लिए, स्पेशली रिच तो डेफिनेटली उसके पास पैसा है, ही कैन स्पेंड वट एवर द स्पेंस में बी, और वो अवेल कर सकता है, उसको रीस्टोरेशन कराने में कोई दिक्कत नहीं है, उसके फंडामेंटल राइट्स रीस्टोर हो सकते हैं। बट एक कॉमन मैन के लिए, और कॉमन मैन क्या, हमारे यहाँ तो गरीब भी बहुत ज़्यादा है, और कॉमन मैन मिडिल क्लास मैन भी एक्सपेंस इतना नहीं कर सकता है जुडिशरी प्रोसेस में। तो कई बार इस एक्सपेंसिव रेमेडी की वजह से जस्टिस नहीं मिल पाती है। और ऐसा माना जाता है कि दिस इज़ द राइट बेसिकली बेनिफिट मेनली टू द रिच सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो नेक्स्ट देखते हैं ग्राउंड, नेक्स्ट ग्राउंड है प्रिवेंटिव डिटेंशन, जो कि वर्ल्ड के किसी भी मतलब मेजर डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, लेकिन हमारे कंट्री में है। आर्टिकल 22 डील करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के को लेकर, इस पे वीडियो भी है, देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें बेसिकली कहीं ना कहीं प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जाता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सस्पिशन। किसी पे सस्पिशन होता है कि भाई ये कुछ बड़ा करने वाला है, गलत करने वाला है, तो उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है। 3 महीने तक का टाइम भी है। एंड ये जो प्रोविज़न है, इट टेक्स अवे द स्पिरिट एंड सब्सटेंस ऑफ द चैप्टर ऑफ ऑन फंडामेंटल राइट डेफिनेटली। बिकॉज यार जो बंदा सस्पिशन पे जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन दे रहे हैं जिस कंट्री में, डेफिनेटली इट्स अगेंस्ट द स्पिरिट एंड सब्सटेंस ऑफ चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स डेफिनेटली। एंड इसलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि डील्स विथ मोर विद द राइट्स ऑफ स्टेट अगेंस्ट द इंडिविजुअल। तो स्टेट की राइट्स ज़्यादा वैल्यू दी जाती है हमारी कंट्री में, फंडामेंटल राइट्स को कम वैल्यू दी जाती है, इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स को। एंड जो मैंने बताया कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में वर्ल्ड में अगर हिस्ट्री उठा कर देखो अभी तक, तो किसी ने प्रिवेंटिव डिटेंशन को अपना इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया है, एक्सेप्ट इंडिया। जो लास्ट ग्राउंड है ऑन विच क्रिटिसिज्म हैपेंस, देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, वो है कंसिस्टेंसी से, कंसिस्टेंट फिलोसफी से रिलेटेड है। मतलब देखिए, कोई भी चीज़ आती है तो उसके पीछे कुछ फिलोसफी होती है, फिलोसफर सोचते हैं, सोच होती है कोई उसके पीछे कि ये सारी बातें हैं और इसके लिए ही ये प्रोविज़न बनाई गई हैं। बट सर आइवर जेनिंग जिनका मैंने चर्चा किया था, जो ब्रिटेन के थे, उन्होंने एक्सप्रेस किया इस मैटर पे कि, और ज़्यादातर लोगों इनके जैसे लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, स्पेशली फंडामेंटल राइट्स के जो प्रोविज़न है, वो कंसिस्टेंट फिलोसफी पे नहीं है। एंड दैट इज़ वाई इट क्रिएट्स डिफ़िकल्टी फॉर द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट इन इंटरप्रिटिंग द फंडामेंटल राइट्स। इससे इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं, कैसे, क्या ग्राउंड लेंगे, क्या फ़िलोसफी लेंगे। सुप्रीम कोर्ट को कुछ अगर मान लो कोई इन्फ्लुएंस लेना है, कुछ इंटरप्रेट करना है, तो उसके लिए कुछ फ़िलोसफी होनी चाहिए थी, वो फ़िलोसफी नहीं है, कोई कंसिस्टेंट फ़िलोसफी नहीं है। इस वजह से डिफ़िकल्टी होती है सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को इंटरप्रेट करने में फंडामेंटल राइट्स को लेकर, किसी मैटर में मुद्दा उठता है। तो ये सारी बातें थी जो आपको बतानी थी। क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि आपको ये क्लास बहुत ही ज़्यादा पसंद आया हो। एंड पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून। बहुत जल्दी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं आपके साथ। बाय।